हाय एवरीवन। तो आज हम रेस्टोरेटिव रेज़न स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि रेस्टोरेटिव रेज़न्स क्या होते हैं। फिर हम उसका कॉम्पोजिशन देखेंगे, जिसमें मेनली 3 चीज़ें होती हैं: फिलर, रेज़न और कपलिंग एजेंट। फिर हम पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज़्म देखेंगे कि किन मैकेनिज़्म से रेज़न पॉलीमराइज़ होता है। तो पहले लाइट कोर रेज़न्स होते हैं, फिर डुअल कोर और केमिकली एक्टिवेटेड रेज़न्स होते हैं। फिर हम पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज देखेंगे क्या होता है। फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे और फिर उसके बाद मैनिपुलेशन देखेंगे कैसे होता है रेस्टोरेटिव रेज़न्स का। और लास्ट में एचिंग और बॉन्डिंग एजेंट देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ये बना कैसे, रेस्टोरेटिव रेज़न्स यूज़ कैसे होने लगे। तो सबसे पहले हम एंटीरियर रेस्टोरेशन के लिए, वाइट एस्थेटिक रेस्टोरेशन के लिए सिलिकेट सीमेंट यूज़ करते थे। फिर उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत हाई थी, तो हम एक्रिलिक रेज़न्स यूज़ करने लगे। एक्रिलिक रेज़न्स क्या है? वो बेसिकली रेज़न के मैट्रिक्स होते हैं। और क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां थी, इसमें क्या डिसएडवांटेजेस थे कि इससे रिकरेंट केरीज हो जाती थी क्योंकि माइक्रो लीकेज होता था। बहुत मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम थी तो एब्रेड हो जाता था, इरिटेट करता था पल्प को, पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज हाई थी और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी अच्छी नहीं थी। इसकी वजह से फिर हम कॉम्पोजिट रेज़न्स यूज़ करने लगे। कॉम्पोजिट रेज़न में हम क्या करते थे कि ये जो एक्रिलिक रेज़न्स थी, इसकी प्रॉपर्टीज़ इम्प्रूव करने के लिए हमने इसमें फिलर पार्टिकल्स डाल दिए। तो उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक ओवरकम हो गई। तो अभी हम कॉम्पोजिट रेज़न्स पढ़ेंगे। और डायरेक्ट फिलिंग रेज़न्स हम इन उन टाइप के रेज़न्स को कहते हैं जो कि हम डायरेक्ट दांत में रेस्टोरेटिव मटेरियल की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें एक अनफिल्ड एक्रिलिक रेज़न्स आती हैं, जिसके बारे में अभी मैंने बात की। और दूसरा फिल्ड या फिर कॉम्पोजिट रेज़न्स आते हैं, जिसमें कि फिलर्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद रेज़न्स के यूजेस क्या है? तो एस्थेटिक रेस्टोरेटिव मटेरियल है, पेटेंट फिशर सीलेंट है, कोटिंग की तरह यूज़ होते हैं जहाँ पे इरोजन हो चुका है या फिर इनामल वेयर ऑफ हो चुका है। विनियर्स की तरह यूज़ होते हैं क्राउन और ब्रिज में। कोर बिल्डअप के लिए यूज़ होते हैं। रिपेयर ऑफ फ्रैक्चर्ड पोर्सलिन रेस्टोरेशन, तो कोई अगर क्राउन टूट गया है उसके रिपेयर में यूज़ होता है। और सीमेंटेशन ऑफ ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट्स, तो जो हमारे ब्रेसेस होते हैं उसको चिपकाने में यूज़ होता है। तो देखते हैं पहले कॉम्पोजिट रेज़न होता क्या है। कॉम्पोजिट रेज़न की डेफिनेशन है कि ये दो और उनसे ज़्यादा डिफरेंट मटेरियल का यूनियन है, जिनके जो उनका प्रोडक्ट बन के निकलता है उसकी प्रॉपर्टीज़ सुपीरियर या फिर इंटरमीडिएट होती हैं, दोनों के बीच की होती हैं, जो भी दो प्रोडक्ट हैं उससे। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम एग्ज़ाम्पल देते हैं कि दो हमारे पास पेरेंट्स हैं, लेट्स से एक मेल है एक फ़ीमेल है। मेल की हाइट है 6 फीट और फीमेल की हाइट है 5'5". ठीक है। तो ये कह रहा है कि इन दो डिस्टिंक्ट मटेरियल से जो प्रोडक्ट बनेगा, जो भी इनका बेबी बनेगा लेट्स से, तो उसकी हाइट या तो सुपीरियर होगी दोनों से, तो लेट्स से कि ये 6 फीट 1 इंच का हो सकता है, या फिर इन दोनों के इंटरमीडिएट होगी तो 5 फीट 8 इंच के हो सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई तो आउटकम आएगा, उसको कहते हैं वो कॉम्पोजिट होता है। ठीक है। इसके अलावा इन दोनों को बॉन्ड करने के लिए एक केमिकल एजेंट यूज़ होता है। तो अगर आप ऐसा देखें कि यहाँ पे दो वो मटेरियल क्या हैं, तो वो है, एक है रेज़न और एक है फिलर्स। तो अगर आप अकेले रेज़न यूज़ करते या अकेले फिलर यूज़ करते, उन दोनों से बेटर आपको नेट प्रॉपर्टी मिलेगी कॉम्पोजिट रेज़न में, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। और इसको बॉन्ड करने के लिए एक हमारे पास बॉन्डिंग एजेंट होता है। ठीक है। मोड ऑफ़ सप्लाई क्या है? तो एक तो केमिकली एक्टिवेटेड होता है, एक टाइप केमिकली एक्टिवेटेड होता है जो कि टू पेस्ट सिस्टम में आता है या पाउडर लिक्विड सिस्टम में आता है। इसको आप मिक्स करेंगे, कैविटी में फिल करेंगे, सेट हो जाएगा। ठीक है। फिर आता है लाइट एक्टिवेटेड, कि इसको आप, ये सिरिंजेस में आते हैं और सिरिंज से आप थोड़ा सा मटेरियल निकालोगे। लेट से ये कैविटी है, कैविटी में इसको ऐसे भरोगे आप, फिर इस पर एक ब्लू लाइट शाइन करोगे, फिर वो हार्ड हो जाएगा, पॉलीमराइज हो जाएगा। ठीक है। तो ये सिंगल पेस्ट लाइट टाइट सिरिंज में आता है। फिर कॉम्पोजिशन देखते हैं। इसका मेन कॉम्पोजिशन सबसे पहले क्या होता है? ऑर्गेनिक रेज़न, जो कि हम यूज़ करते हैं। ठीक है। फिर होता है फिलर, जिसने प्रॉपर्टीज़ इन्हांस की। कपलिंग एजेंट वो बाइंडिंग एजेंट होता है जो कि फिलर और रेज़न को मिला के रखता है। ठीक है। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो ये हमारा मैट्रिक्स है, ये क्या है? रेज़न। फिर हमने इसमें फिलर पार्टिकल्स डाले इसके प्रॉपर्टी को इन्हांस करने के लिए। और ये जो आप साइड में ऑरेंज कलर का देख पा रहे हो, ये है कपलिंग एजेंट, जो कि इन दोनों को बाइंड करके रख रहा है। ठीक है।
इसके अलावा हमारे पास क्या है, इसके अलावा हमारे पास है हाइड्रोक्विनोन जो कि इन्हिबिटर है। तो इन्हिबिटर क्यों है कि ये डायरेक्ट ऐसे जब हम इसको पॉलीमराइज़ नहीं कर रहे हैं, हम इस पे लाइट शाइन नहीं कर रहे हैं, मिक्स नहीं कर रहे हैं, ये तभी खुद से ना सेट हो जाए। ठीक है, एक होता है यूवी एब्जॉर्बर कि ये अननेसेसरी लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और उसके बाद ओपेसिफायर, तो ये ओपेसिटी देता है, ट्रांसपेरेंट कम बनाता है मटेरियल को। और फिर कलर पिगमेंट शेड डिसाइड करने के लिए कि हमको किस कलर का चाहिए कॉम्पोजिट। फिर इसका पहले इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट डिस्कस करते हैं, रेजिन मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये किसका बना होता है, ये मोनोमर होता है। ठीक है, मोनोमर किसके होते हैं, एरोमेटिक या एलिफेटिक डाइएक्रिलेट। सबसे पॉपुलरली यूज्ड है बिस GMA। ठीक है, इसके लिमिटेशंस क्या है, अगर हम इसको अकेले यूज़ कर रहे होते तो इसमें क्या दिक्कत थी, जो कि हम पहले करते थे। तो उसमें क्या थी कि बहुत हाई इसकी विस्कोसिटी थी। ठीक है, दूसरा कि इसको प्योर कॉम्पोजिशन में बनाना बहुत मुश्किल था, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ थी। फिर क्या था कि इसको हम ऐसे रख नहीं सकते थे ओपनली, ये सेट हो जाता था, पॉलीमराइज़ हो जाता था ओपन एयर में। ठीक है, उसके बाद इसमें वाटर सॉर्प्शन बहुत ज़्यादा था, मतलब बहुत ज़्यादा ये पानी सोख लेता था। क्यों, क्योंकि ये बहुत विस्कस था। तो इसकी विस्कोसिटी कम करने के लिए हम इसमें ऐड करते थे डाइल्यूएंट्स। ठीक है, तो जब हम डाइल्यूएंट्स ऐड करते थे उसकी वजह से इसका वाटर सॉर्प्शन बहुत हाई हो जाता था। फिर इसमें थी पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज। तो वो क्या होता है बेसिकली कि अगर मेरे पास ये कैविटी है, एक दांत है, कैविटी है। ठीक है, इसमें मैंने ये मटेरियल भरा। ठीक है, लेकिन ये मटेरियल मैंने मोनोमर ऐसे भर दिया। अब जब ये पॉलीमराइज़ हो रहा है, लेकिन तो ये क्या हो रहा है कि ये श्रिंक हो जा रहा है पॉलीमराइज़ होने के बाद। तो इतना नहीं, लेकिन थोड़ा सा श्रिंक हो जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि उसके आसपास ये खाली जगह क्रिएट हो गई और इसमें माइक्रो लीकेज हो जाएगी। तो इसका पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज बहुत हाई था। थर्मल और डायमेंशनल चेंजेस भी बहुत हाई थे, तो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होता था हीट डालने पे। ठीक है, और दांत से अच्छे से चिपकता नहीं था। ये सारे इसके लिमिटेशंस थे या डीमेरिट्स थे। दूसरी चीज़ कि हम डाइल्यूएंट्स कौन से यूज़ करते थे। तो इसके जो बहुत विस्कस था उसको ओवरकम करने के लिए हमने डाइल्यूएंट्स यूज़ किए। सबसे पहले था टिग्मा। ठीक है, लेकिन फिर उसमें कुछ ये थे लिमिटेशंस थे। क्या थे, हाई पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज इसमें भी था, इससे शेल्फ़ लाइफ कम हो रही थी मटेरियल की। और ये हाइड्रोफोबिक था नेचर में। ठीक है, तो इसकी वजह से फिर हम उग्मा और EMA यूज़ करने लग गए। ठीक है, अब आगे आते हैं फिलर्स, जो हमने दूसरा कंपोनेंट ऐड किया इसके प्रॉपर्टीज़ इन्हांस करने के लिए। उसके क्या फंक्शंस थे, सबसे पहले इसने पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज को कम किया। ठीक है, उसकी वजह से बाद में इसने वाटर सॉर्प्शन भी कम किया क्योंकि ये विस्कोसिटी कम कर दे रहा था उसकी। ठीक है, फिर इसने थर्मल एक्सपेंशन को कम किया। जो कि सारे हम डिमेरिट्स यहाँ पे देख रहे थे वो धीरे धीरे ओवरकम किए फिलर्स ने। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस किया। उसके बाद हम फिलर्स का क्या साइज़ डाल रहे हैं, इससे हमारे सरफेस का स्मूथनेस और एस्थेटिक्स अफेक्ट होते हैं। विस्कोसिटी बढ़ाई जिसकी वजह से वाटर सॉर्प्शन कम हुआ। ठीक है, और ये रेडियो ओपेक होता है नेचर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मेरे पास ये दांत है, ये कैविटी मैंने बनाई और इसमें मैंने एक मटेरियल भरा जो कि रेडियो ल्यूसेंट है। अब कल को अगर यहाँ पे केरीज़ हो गई, नई केरीज़ हो गई, तो ये मटेरियल भी अगर रेडियो ल्यूसेंट है, लेट्स से कि डार्क कलर से मैं रेडियो ल्यूसेंट दिखाती हूँ, अगर ये मटेरियल भी रेडियो ल्यूसेंट है और मेरी केरीज़ भी रेडियो ल्यूसेंट है, तो अगर मैं एक्सरे निकालूंगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि ये जो एरिया है, ये एरिया ये केरीज़ है या रेस्टोरेशन है। लेकिन वहीं पे अगर मेरा मटेरियल रेडियो ओपेक है और ये केरीज़ तो रेडियो ल्यूसेंट है एक्सरे पे, तो मुझे पता चल जाएगा कि इसके पास ये रिकरेंट केरीज़ हुई है। तो ये रिकरेंट केरीज़ को या उसके एडजेसेंट कोई भी केरीज़ होती है उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या होते हैं, फिलर्स के क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो डिटरमाइन करेंगे इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन, वो होता है अमाउंट, कितना फिलर डाल रहे हैं, फिलर का साइज़ क्या है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रेडियो ओपेसिटी क्या है और हार्डनेस क्या है। तो ये सब इसके एस्थेटिक्स डिटरमाइन करते हैं काइंड ऑफ, और ये उसके बाकी के प्रॉपर्टीज़ डिटरमाइन करते हैं। सबसे ज़्यादा हम कौन से टाइप फिलर यूज़ करते हैं, तो मेनली 3 टाइप है और हम इन तीनों का कहीं ना कहीं मिक्सचर यूज़ करते हैं, कोई सिंगल टाइप नहीं यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आता है ग्राउंड क्वार्ट्ज। ठीक है, ये क्या करता है, ये कन्वेंशनल कॉम्पोजिट है, इसको पॉलिश करना डिफ़िकल्ट होता है और ये बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं इसके, तो ये एब्रेशन कर सकता है उसके ऊपर वाले दांत का, यानी उसके ऊपर वाले जहाँ पे आपने इसको रेस्टोर किया है उसके ऊपर वाले दांत को घिस सकता है। दूसरा आता है कोलॉइडल सिलिका। तो इसमें क्या होते हैं, इसको माइक्रोफिलर्स भी कहते हैं, इसका साइज़ बहुत छोटा होता है। ठीक है, और इसका बहुत स्मॉल अमाउंट हम यूज़ करते हैं।
क्योंकि इसका साइज़ छोटा होता है तो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली ये सारे काम कर पाता है। हमको बहुत कम अमाउंट यूज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये क्या करता है, विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर देता है क्योंकि इसका सरफेस एरिया बड़ा है, ठीक है। ग्लास और सिरेमिक कंटेनिंग हेवी मेटल्स, तो ये तीसरे टाइप के फिलर्स हैं, ये रेडियो ओपेसिटी देते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, एक प्रॉब्लम ये आती है कि हम चाहते हैं कि हमारे रेज़न के मैट्रिक्स में, अगर आप देखो, ज़्यादा से ज़्यादा फिलर्स हों, क्योंकि जितने ज़्यादा फिलर्स होंगे वो विस्कोसिटी उतने अच्छे से एडजस्ट कर रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ उतने ज़्यादा से दे रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि अगर हम ज़्यादा फिलर्स डाल रहे हैं तो विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जा रही है। सॉरी, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से एडजस्ट कर रहे हैं, विस्कोसिटी लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, हम कुछ ऐसा तरीका चाहते हैं कि हम फिलर्स भी ज़्यादा डालें लेकिन विस्कोसिटी ना बढ़े। तो उसके लिए हमने दो तरीके निकाले, इसको कहते हैं हाउ टू इंक्रीज़ द फिलर लोड, ठीक है। फिलर्स हम कैसे बढ़ाएं, तो पहला तरीका है एडिशन ऑफ प्री पॉलीमराइज्ड ऑर्गेनिक फिलर्स। तो इसमें जो भी हम फिलर्स डालेंगे, ये मेरा रेजिन मैट्रिक्स है, इसमें हम जो भी फिलर्स डालेंगे ये पहले से पॉलीमराइज्ड होंगे, ठीक है। तो ये बाद में पॉलीमराइज होके उस पूरे मटेरियल का श्रिंकेज नहीं करेंगे, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं कि सेंटरिंग कोलॉइडल सिलिका, तो सिलिका हम डाल रहे हैं एज फिलर। सेंटरिंग का क्या मतलब होता है कि अगर मैं अकेले इसको डालती तो ये 4 पीसेस होते लेट से, लेकिन अगर मैंने इनकी सेंटरिंग कर दी तो ये फ्यूज़ करके एक बड़ा सा पीस बना देगा। और मैं एक बड़ा सा पीस इसमें डालूँगी तो क्या हुआ कि नेट फिलर्स तो बढ़ गए लेकिन इनका सरफेस एरिया रिलेटिवली कम रहा। तो सरफेस एरिया कम रहेगा तो वो विस्कोसिटी को उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अभी आते हैं कपलिंग एजेंट। कपलिंग एजेंट क्या होते हैं, तो जो भी यहाँ पे आपने डायग्राम में देखा था कि ये जो इंटरफेस पे हैं जो फिलर को और रेजिन मैट्रिक्स को बाइंड करके रख रहे हैं उसको कहते हैं कपलिंग एजेंट। तो ये क्या करता है, फिलर पार्टिकल को रेजिन मैट्रिक्स से बाइंड करता है, ठीक है। ये क्या और क्या करता है कि रेजिन मैट्रिक्स को स्ट्रेस ट्रांसफ़र करने देता है फिलर पार्टिकल के, तो फिलर के अंदर ज़्यादा स्ट्रेस बेयरिंग एबिलिटी होती है। तो ये जो भी मेरा मैट्रिक्स है और इसमें फिलर पार्टिकल्स हैं तो उसको स्ट्रेस ट्रांसफ़र करने देगा ये कपलिंग एजेंट, ठीक है। फिर ये क्या करता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इंप्रूव करता है रेजिन की, ठीक है। हाइड्रोलाइटिक स्टेबिलिटी देता है, क्या करता है कि यहाँ पे वाटर को नहीं आने देता है। तो यहाँ पे लेट से मेरा कपलिंग एजेंट है, यहाँ पे मेरा कपलिंग एजेंट है, तो ये फिलर पार्टिकल्स को वाटर से बचाता है, ठीक है। क्योंकि इस फिलर को ये कवरिंग दे रहा है। और इसके पास क्या होता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड हमारा कपलिंग एजेंट है ऑर्गेनोसिलिन। तो इसके पास एक होता है हाइड्रोफोबिक ग्रुप और एक होता है हाइड्रोफिलिक ग्रुप, ठीक है। तो हमारा फिलर है हाइड्रोफिलिक और हमारा रेजिन है हाइड्रोफोबिक। तो ये जो ग्रुप है ये रेजिन से तो बाइंड होगा, रेजिन से भी बाइंड होगा और फिलर से भी बाइंड होगा, तो अच्छी बॉन्डिंग प्रोवाइड करेगा। लेकिन बीच में इस इंटरफेस पे ये पानी को नहीं घुसने देगा फिलर में, तो उससे इसका वाटर सॉर्प्शन कम होगा पूरे मटेरियल का, ठीक है। फिर आते हैं पॉलीमराइजेशन मैकेनिज़्म। किन मैकेनिज़्म से हमारा रेजिन पॉलीमराइज़ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास होते हैं केमिकली एक्टिवेटेड रेजिन्स जो कि केमिकली पॉलीमराइज़ होते हैं। अपने दो पेस्ट के सिस्टम में आते हैं, एक में होता है बेंजोइल पेरोक्साइड इनिशिएटर और दूसरे में होता है टर्शियरी अमाइन एक्टिवेटर, ठीक है। ये दोनों को मिक्स हम करते हैं, फ्री रेडिकल बनता है और वो सेट हो जाता है कैविटी में। ये मिक्स करेंगे हम, पेस्ट बनेगा, कैविटी में भरेंगे और सेट हो जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है कि क्योरिंग टाइम पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपने मिक्स किया, उसका एक फ़िक्स्ड क्योरिंग टाइम है, उसके अंदर उसको आपको पूरी कैविटी में अडेप्ट करना है, ठीक है। आप श्रिंकेज नहीं कंट्रोल कर सकते हो और क्योंकि आप हैंड मिक्सिंग कर रहे हो तो इसमें एयर बबल्स आने के या वॉइड्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर आता है डुअल क्योर, कि ये लाइट से भी क्योर होता है और केमिकली भी क्योर होता है। तो इसमें भी बेस और कैटलिस्ट बेस्ड आता है। ये आप मिक्स करोगे तो थोड़ी थोड़ी सी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। फिर आप क्या करोगे, इस पर आपको कम्प्लीटली क्योर करने के लिए लाइट डालनी पड़ती है, लाइट क्योर की तरह। और पॉलीमराइजेशन फिर होता रहता है, केमिकल प्रोसेस है, चलता रहता है, ठीक है। इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लाइट को पेनिट्रेट नहीं कर सकते। जैसे अगर हमको क्राउन को लगाना है किसी दांत के ऊपर तो ऑब्वियसली लाइट क्राउन को पेनिट्रेट करके नहीं जाएगी, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है जो सबसे कॉमनली यूज्ड है लाइट एक्टिवेटेड रेजिन्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये यूवी लाइट से एक्टिवेट होता था, अब नॉर्मल इसके लिए हम विजिबल लाइट यूज़ करते हैं।
सप्लाई कैसे होता है, सिंगल पेज सिस्टम में बताया था मैंने। इसका कॉम्पोजिशन क्या है, एक होता है फ़ोटो इनिशिएटर जो कि होता है कैम्फर क्विनोन, और दूसरा होता है अमाइन एक्सेलरेटर हमारे पास इथाइल अमीनो इथाइल मिथाइक्रिलेट होता है अमाइन एक्सेलरेटर। ठीक है, एब्जॉर्प्शन रेंज कौन से रेंज की लाइट ये एब्जॉर्ब करता है, तो 400 टू 800 नैनोमीटर्स ब्लू रीजन की। ठीक है, पॉलीमराइज कैसे होता है, एक बार इसका मैकेनिज़्म अगर मैं आपको दिखाऊं आगे। हाँ, तो ऐसे हमारे पास एक कैविटी होती है, हमने कैविटी प्रिपेयर की, एचिंग की, वो क्या होता है मैं बाद में बताऊँगी। कैविटी को ड्राई किया, इसमें मटेरियल भरा हमने, फिर ब्लू लाइट शाइन की, वो मटेरियल हार्ड हो जाता है, फिर और ऊपर से मटेरियल भरते हैं और ऐसे लाइट शाइन करते जाते हैं। ठीक है, तो इसका ये मैकेनिज़्म है पॉलीमराइजेशन का। इसको फैक्टर्स कौन से अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर है कि ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू द मटेरियल, कितनी लाइट उस मटेरियल को पेनिट्रेट कर पा रही है। ठीक है, फिर दूसरा है कि फ़ोटो इनिशिएटर और इनहिबिटर कितना है। टाइम ऑफ एक्सपोजर, आप कितनी देर के लिए लाइट को शाइन कर रहे हो। तो अगर आपके पास लो इंटेंसिटी लाइट है तो 80 टू 240 सेकेंड शाइन करनी होती है, और हाई इंटेंसिटी लाइट है तो 20 टू 60 सेकेंड शाइन करनी होती है। फिर होता है शेड ऑफ रेजिन, आपने कौन से कलर का रेजिन यूज़ किया है उस पर भी पॉलीमराइजेशन टाइम या पॉलीमराइजेशन डिपेंड करता है। तो डार्कर जो शेड्स होते हैं उनको पॉलीमराइज करने में ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी क्या है, टाइप ऑफ लाइट, आप कौन सा लैम्प यूज़ कर रहे हो। तो जनरली जो पीएसी और लेज़र लैम्प होते हैं उनको ज़्यादा समय लगता है पॉलीमराइज़ करने में लाइट को। फिर रेजिन के थिकनेस क्या है, अगर आपने पतली लेयर्स डाले हैं तो वो जल्दी पेनिट्रेट होंगे और जल्दी पॉलीमराइज होंगे। और लाइट और रेजिन के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो वो आइडियली 1 mm होना चाहिए। फिर दोनों में डिफरेंस देखते हैं, लाइट एक्टिवेटेड रेजिन में और केमिकली एक्टिवेटेड रेजिन्स में। तो लाइट एक्टिवेटेड रेजिन में क्या होता है कि आपको एक लाइट चाहिए करेक्ट वेवलेंथ की पॉलीमराइजेशन इनिशिएट करने के लिए, लेकिन केमिकल एक्टिवेटेड रेजिन पेरोक्साइड सिस्टम से एक्टिवेट होते हैं, आपको कोई लाइट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लाइट एक्टिवेटेड क्या होगा कि जहाँ पे सफिशिएंट इंटेंसिटी है केवल वहीं पे क्योर होगा। अगर आपने ये कैविटी है और आपने यहाँ पे मटेरियल को फिल किया, लाइट एक्टिवेटेड रेजिन को फिल किया, ठीक है, तो ऊपर तो इसमें लाइट पड़ी, लेट्स से कि यहाँ पे टेक दिस डाउन, तो आपने इस पे लाइट शाइन की ब्लू कलर की, अब ऊपर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे ये मटेरियल क्योर हो गया, लेकिन नीचे क्योंकि लाइट नहीं पहुँची तो यहाँ पे मटेरियल क्योर नहीं हुआ। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि जहाँ पे सफिशिएंट इंटेंसिटी है केवल वहीं पे मटेरियल क्योर होगा, लेकिन केमिकल एक्टिवेटेड में ये पूरे बल्क में क्योर होगा और एडिक्वेटली क्योर होगा। ठीक है, यहाँ पे वर्किंग टाइम आपके पास है, अब आपके अंडर है कि जब तक आप लाइट शाइन नहीं करोगे तब तक पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। यहाँ पे आपके पास लिमिटेड टाइम है अपने मटेरियल को मिक्स करके कैविटी में अडेप्ट करने के लिए। फिर है श्रिंकेज, तो पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज में क्या होता है वो मैंने बताया था कि मटेरियल कम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप अगर लाइट ऊपर से शाइन कर रहे हो तो मटेरियल ऐसे श्रिंक होगा, ठीक है, लाइट के डायरेक्शन के ऑपोजिट। लेकिन इसमें केमिकल एक्टिवेटेड में क्या होता है कि अगर ये कैविटी है तो मटेरियल सेंटर की तरफ श्रिंक होगा, ऐसे काइंड ऑफ हर तरफ से श्रिंक होगा और सेंटर की तरफ बल्क बनाएगा, तो इसमें माइक्रो लीकेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फिर ये सिंगल कंपोनेंट सिस्टम में आता है, सिरिंज में आता है, ये इसके 2 कंपोनेंट सिस्टम रहते हैं, और इसमें एयर इंट्रैपमेंट के चांसेस कम होते हैं क्योंकि आप डायरेक्ट सिरिंज से मटेरियल निकालते हो कैविटी में भर देते हो, लेकिन क्योंकि इसकी हैंड मिक्सिंग करनी रहती है तो इसमें वॉइड्स बनने के चांसेस। अभी स्टार्ट करते हैं पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज से। तो पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज क्या होता है वो मैं बता चुकी हूँ कि जब हम मोनोमर को या अपने रेजिन को पॉलीमराइज़ करते हैं तो वो कैविटी की शेप से जो जितना भी मटेरियल हमने भरा है, तो अगर ये कैविटी है हमारी और हमने उसमें इतना मटेरियल भरा है तो वो श्रिंक हो जाता है थोड़ा सा पॉलीमराइज़ होने के बाद, और उसको हम पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज कहते हैं। ठीक है, तो ये जनरली कितना होता है 1 to 1.7%, लेकिन इसकी वजह से मार्जिनल लीकेज हो सकता है, और ये माइक्रोफिल्ड कॉम्पोजिट रेजिन्स में हाईएस्ट होता है, जो कि आगे एक टाइप है हम पढ़ेंगे। तो इसको हमको अवॉइड करना होता है। तो ये कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, एक होता है इंक्रीमेंटल मेथड कि जब हम कैविटी को भर रहे हैं, कैविटी को कॉम्पोजिट रेजिन में भर रहे हैं तो
पूरा मटेरियल एक साथ डालने की जगह हम इसमें लेयर्स बनाएं। हमने एक लेयर डाली रेज़िन की, फिर हम इसको पॉलीमराइज़ करें, फिर दूसरी लेयर डालें, फिर पॉलीमराइज़ करें। तो ऐसे वो जितना भी श्रिंक होता जाएगा हम उसके लिए और रेज़िन ऐड करते जाएंगे, तो अल्टीमेटली कम पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज होगी। दूसरा मेथड है कि हम एक इनले बना लें और उसको कैविटी में चिपका दें। तो हम एक कैविटी के शेप का इनले बना लें और उसको डायरेक्ट कैविटी में चिपका दें, उससे भी पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज कम रहेगी। फिर अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। हमारे कंपोजिट रेजिन्स को क्लासिफाई करने के बहुत तरीके हैं। सबसे पहला है पार्टिकल साइज़ के बेसिस पे, तो इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं। फिर ये भी होता है पार्टिकल साइज़ के बेसिस पे कितने सारे मिक्सचर्स होते हैं, एक होमोजीनियस होता है। माइक्रोफिल्ड है, माइक्रोफिल्ड एक टाइप होता है साइज़ के बेसिस पे, उसमें होमोजीनियस है जिसमें सारे पार्टिकल्स एक ही साइज़ के हैं। दूसरा हेट्रोजीनियस है जिसमें कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। तो इसीलिए सबसे कॉमनली यूज़ क्लासिफिकेशन है एवरेज पार्टिकल साइज़ के बेसिस पे जो हम पढ़ते हैं। तो इसके बेसिस पे हमारे पास 4 कैटेगरीज आती हैं। पहला है कन्वेंशनल, जिसमें एवरेज फिलर पार्टिकल साइज़ है 8 to 12 माइक्रोमीटर्स। दूसरा है स्मॉल पार्टिकल, जिसमें एवरेज पार्टिकल साइज़ है 1 to 5 माइक्रोमीटर्स। तीसरा है हाइब्रिड, जिसमें एवरेज पार्टिकल साइज़ है 1 माइक्रोमीटर। और चौथा है माइक्रोफिल, जिसमें एवरेज पार्टिकल साइज़ है 0.04 to 0.4 माइक्रोमीटर्स। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरीज हमको पढ़नी है। ये 4 कैटेगरीज बनी क्यों, अगर इसका हम एसेंस समझ लेंगे तो ये आगे समझने में आसान होगा। तो सबसे पहले हमारे पास था कन्वेंशनल कॉम्पोजिट। इसमें क्या दिक्कत थी कि इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इसके फिलर पार्टिकल्स क्योंकि बड़े थे, इसके एस्थेटिक्स नहीं अच्छे थे, ये स्मूथनेस नहीं दे पा रहा था अगर हम इसको फ्रंट के टीथ पे यूज़ कर रहे हैं। तो स्मूथनेस के लिए फिर हमने यूज़ किया माइक्रोफिल्ड। माइक्रोफिल्ड में हमने पार्टिकल साइज़ बहुत ही छोटा बना दिया। तो क्या हुआ कि इसके एस्थेटिक्स तो बहुत अच्छे आए, बिल्कुल नेचुरल स्मूथ अपीयरेंस दे रहा था, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ चली गई। ठीक है, फिर हमने बनाया स्मॉल पार्टिकल कंपोजिट। हम चाहते थे कि ये स्ट्रेंथ भी दे और एस्थेटिक्स भी दे, तो इसमें फिर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी आई, इनफैक्ट कन्वेंशनल से भी अच्छी आई। लेकिन एस्थेटिक्स में भी ये अच्छा था, लेकिन नॉट एज़ गुड एज़ माइक्रोफिल्ड। तो फिर हमने हाइब्रिड कंपोजिट बनाया, जो कि स्ट्रेंथ में माइक्रोफिल्ड जितना बेकार ना हो, लेकिन एस्थेटिक्स में कहीं उसको टक्कर दे पाए। ठीक है, तो फिर हाइब्रिड कंपोजिट की स्ट्रेंथ माइक्रोफिल्ड से अच्छी है, लेकिन एस्थेटिक्स में भी उसकी बराबरी कर पाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कन्वेंशनल कंपोजिट्स। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल है, या इसको मैक्रोफिल्ड भी कहते हैं, मैक्रोफिल्ड कंपोजिट्स भी कहते हैं। कि इसमें फिलर क्या यूज़ होता है, ग्राउंड क्वार्ट्ज यूज़ होता है, जिसका एवरेज साइज़ है 8 to 12 माइक्रोमीटर्स के बीच में रहता है। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स इसमें 100 माइक्रोमीटर्स तक के भी के साइज़ के भी यूज़ होते हैं, क्योंकि रिमेंबर ये एवरेज साइज़ है, कुछ पार्टिकल्स इससे बहुत छोटे होंगे, कुछ बहुत बड़े होंगे। फिलर लोड हमारा होता है 70 to 80% बाई वेट। ठीक है, उसके बाद और वॉल्यूम से 50 to 60%। प्रॉपर्टीज़ क्या है, अनफिल्ड रेजिन्स। तो सबसे पहले याद है हम अनफिल्ड रेजिन्स यूज़ कर रहे थे जिसमें फिलर्स नहीं थी, तो उससे तो ये सुपीरियर था, सबसे पहला बना था तो उससे सुपीरियर था। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अनफिल्ड रेजिन से 4 to 5 टाइम्स थी, टेंसाइल स्ट्रेंथ 2 टाइम्स थी, इलास्टिक मॉड्यूलस 4 to 6 टाइम्स था। हार्डनेस अनफिल्ड रेजिन से बहुत हाई थी। ठीक है, 55 kHn थी। उसके बाद वाटर्स ऑप्शन कम था काफ़ी, क्योंकि वाटर्स ऑप्शन प्रॉपर्टीज़ को डिस्टर्ब कर देता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को कम कर देता है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तो ये अनफिल्ड रेजिन्स में बहुत ज़्यादा था, उससे काफ़ी कम हुआ ये कन्वेंशनल कंपोजिट्स में। ठीक है, एस्थेटिक्स में दिक्कत थी। एस्थेटिक्स में क्या था कि अनफिल्ड रेजिन्स स्मूथ रहते थे, लेकिन यहाँ पे इसमें एक तो स्टेन डेवलप हो जाता था ओवर टाइम, और क्योंकि इसके फिलर पार्टिकल्स बहुत ऊंचे थे, उसकी वजह से वो स्टेन डेवलप हो रहा था और स्मूथनेस भी नहीं थी। रेडियो ओपेसिटी लेस देन डेंटिन, तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर मटेरियल डेंटिन से ज़्यादा रेडियो ओपेसिटी अगर उसकी कम है डेंटिन से, यानी कि रेडियो ल्यूसेंट दिख रहा है वो डेंटिन में, तो वो लीजन की तरह दिखेगा, वो हम उसको केरीज और इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। क्लिनिकल कंसिडरेशन क्या है, इसको पॉलिश करना डिफ़िकल्ट है क्योंकि पार्टिकल्स बहुत बड़े हैं। अक्लूशल एरिया में रेजिस्टेंस कम था इसका। ठीक है, डिस्कलर होने के चांसेस ज़्यादा थे, और स्ट्रेंथ वाइज इंफीरियर टू अमेलगम एंड पोस्टीरियर कंपोजिट्स। तो अगर हम इसको कम्प्लीटली स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ये उसमें भी उतने यूज़फुल नहीं है, क्योंकि इससे बेटर हमारे पास अमेलगम अवेलेबल है, तो हम इसको क्यों यूज़ करेंगे। तो इसके बाद फिर हमने एस्थेटिक्स के हिसाब से इसको इम्प्रूव किया माइक्रोफिल्ड कंपोजिट्स ताकि। ठीक है, तो माइक्रोफिल्ड कंपोजिट्स में क्या हुआ
कि हमने माइक्रोफिल्ड रेजिन्स ये कोलॉइडल सिलिका डाले जिसको माइक्रोफिलर भी कहते हैं। इसका पार्टिकल साइज़ बहुत छोटा है, 0.02 से 0.04 माइक्रोमीटर्स होता है, ठीक है। तो इसने सरफेस तो स्मूथनेस बहुत ज़्यादा दी, लेकिन इसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा रेज़िन बहुत विस्कस बन गया, और बहुत विस्कस बन गया तो हम इसमें कम फिलर डाल सकते हैं, क्योंकि हम जितना फिलर डालते हैं मटेरियल उतना विस्कस बनता है। अब क्योंकि इस फिलर का सरफेस एरिया इतना हाई है, कम फिलर डालने पे ही वो बहुत विस्कस बन गया। अब क्या होता है, क्योंकि कम फिलर हमने इसमें डाला है तो इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं फिलर लोड कम होने की वजह से। तो पहली चीज़ तो हम इसका फिलर लोड बढ़ाते हैं, जो भी मैंने पहले मेथड्स बताए थे उससे, ठीक है। तो पहले नेचुरली इसका फिलर लोड होता है 50% बाय वेट, लेकिन ये सारा जुगाड़ लगा के हम उसका फिलर लोड बना देते हैं 80% बाय वेट, ठीक है। बट स्टिल इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। तो ये देखा जाए तो सारे जितने भी कंपोजिट रेजिन्स हैं उनमें से सबसे इन्फीरियर होती है, सबसे इन्फीरियर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट फिलिंग से अच्छी होती है, लेकिन एस्थेटिक्स में ये सबसे अच्छा होता है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कन्वेंशनल के आसपास है, ठीक है, उससे थोड़ा सा कम है लेकिन उसके आसपास। टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम है सारे कंपोजिट्स में। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे कम है। हार्डनेस सबसे कम है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन सबसे हाई है। तो ये मतलब हमारे इनामल और डेंटिन से बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है, तो विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। हमको कुछ भी चीज़ चाहिए उसके इनामल और डेंटिन के आसपास का चाहिए। वाटर्स ऑप्शन सबसे हाई है। एस्थेटिक्स क्योंकि स्मूथनेस बहुत है तो बहुत अच्छा एस्थेटिक्स है इसमें। और एस्थेटिक्स बहुत अच्छा होने का एक कारण ये भी है कि रेज़िन है, तो हमारे पास जितना ज़्यादा रेज़िन होगा हमारे एस्थेटिक्स उतने होंगे, हमारे स्मूथनेस उतनी होगी, ठीक है। और जितना ज़्यादा फिलर होगा उतना हमारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होंगे, ठीक है। तो ये हमको कहीं एक बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करना है इन दोनों का, कि हमारे एस्थेटिक्स भी अच्छे रहें और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी अच्छे रहें। क्लिनिकल कंसिडरेशन कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको, तो एस्थेटिक रेस्टोरेशन में यूज़ कर सकते हैं एंटीरियर टीथ में, जहाँ पे स्ट्रेस बेयरिंग की ज़रूरत ना हो। तीसरा जो हमने एक बीच का रास्ता निकाला कि स्ट्रेंथ भी अच्छे हो एस्थेटिक्स भी अच्छे हो, वो है स्मॉल पार्टिकल कॉम्पोजिट। तो इसका पर्पस क्या था, स्मूथनेस और स्ट्रेंथ दोनों देने का। इसमें हमने क्या फिलर्स यूज़ किए, इसमें हमने यूज़ किया ग्लास कंटेनिंग हैवी मेटल्स प्लस क्वार्ट, और कोलॉइडल सिलिका जो कि हमने पहले भी यूज़ किया था, इसको बहुत कम अमाउंट में यूज़ किया, 5% बाय वेट हमने यूज़ किया, बस विस्कोसिटी एडजस्ट करने के लिए। इसका एवरेज पार्टिकल साइज़ क्या है, 1 to 5 माइक्रोमीटर्स। तो जो हमने इसके पहले कॉम्पोजिट देखा था माइक्रोफिल्ड, उससे ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत है, तो हमको बहुत एक रेंज ऑफ पार्टिकल्स मिलते हैं साइज़ में, और इसकी वजह से इसका फिलर लोडिंग भी हाई है। फिलर कंटेंट है इसका 65 to 70% बाय वॉल्यूम, बाय वेट नहीं, बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो इसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, बेस्ट फिज़िकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है, कन्वेंशनल से भी अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, हाईएस्ट ये है टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब 50% ग्रेटर है इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कन्वेंशनल से। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हाईएस्ट है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन सबसे कम है इसमें, लेकिन अभी भी ये 2 टाइम्स ऑफ टूथ स्ट्रक्चर है। तो अगर हमारा लेट्स से कि इनामल 1 मिलीमीटर एक्सपैंड हो रहा है कुछ ही हॉट लेने पे, हॉट इनटेक करने पे, तो ये मटेरियल 2 mm एक्सपैंड होगा। तो ये भी अच्छा नहीं है, लेकिन आप इमेजिन करिए कि फिर बाकी मटेरियल्स कितना ज़्यादा एक्सपैंड हो रहे हैं। वाटर्स ऑप्शन सबसे कम है, सिमिलर टू कन्वेंशनल। एस्थेटिक्स बेटर स्मूथनेस है कन्वेंशनल से, लेकिन नॉट एज गुड एज माइक्रोफिल। पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज कम है कन्वेंशनल से, और रेडियो ओपेक है ये, तो केरी से टेक करने में आसानी है। कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, क्लास 2 और 4 में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ अच्छी है, एब्रेशन रेजिस्टेंस भी है। एंटीरियर्स में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोफिल जितना स्मूथ नहीं है। फिर आता है हाइब्रिड कॉम्पोजिट। हाइब्रिड कॉम्पोजिट क्या है कि ये स्मॉल पार्टिकल से बेटर एस्थेटिक्स देता है बेसिकली। कोलॉइडल सिलिका इसमें यूज़ करते हैं 10 to 20% बाय वेट। उसके अलावा ग्राउंड पार्टिकल्स ऑफ ग्लास कंटेनिंग हैवी मेटल्स, एवरेज पार्टिकल साइज है 0.6 to 1 mm। फिलर कंटेंट है 75 to 80% बाय वेट। प्रॉपर्टीज़ क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ स्मॉल पार्टिकल से कम है, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ सिमिलर है, स्मॉल पार्टिकल जैसी है।
इलास्टिक मॉड्यूलस कन्वेंशनल और माइक्रोफिल्ड के बीच में है, तो नॉट एज गुड एज स्मॉल पार्टिकल, ठीक है। हार्डनेस भी स्मॉल पार्टिकल के आसपास ही है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हाई है, ठीक है, माइक्रोफिल्ड से कम है लेकिन हाई है। वाटर ऑप्शन स्मॉल पार्टिकल के ही जैसा है। एस्थेटिक्स माइक्रोफिल्ड से कंपैरेबल है, उसके जितना अच्छा तो नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट उतना अच्छा है, और येट आपको ऑलमोस्ट स्मॉल पार्टिकल जैसा स्ट्रेंथ भी दे रहा है। तो दिस इज़ द बेस्ट मटेरियल, दोनों अगर आपको बैलेंस करना है तो। रेडियो ओपेक है, ठीक है। तो दिस इज़ अ बैलेंस बिटवीन स्ट्रेंथ एंड एस्थेटिक्स, द बेस्ट बैलेंस वी कुड ऑब्टेन, ठीक है। क्लिनिकल कंसिडरेशन कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? एंटीरियर्स में यूज़ कर सकते हैं, क्लास 4 कैविटी में यूज़ कर सकते हैं, और स्ट्रेस बेरिंग एरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ स्मॉल पार्टिकल कंपोजिट जितनी अच्छी नहीं होती। अब हम कंपोजिट रेजिन्स का मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, इसको यूज़ कैसे करते हैं? तो सबसे पहले तो आप केमिकली बॉन्डेड यूज़ करो या लाइट क्योर यूज़ करो, दोनों केस में हम टूथ को क्लीन करते हैं तो माइल्ड एब्रेसिव से, ठीक है। एसिड एचिंग करते हैं, एसिड एचिंग से एनामल की सरफेस थोड़ी सी रफ़ हो जाती है तो मटेरियल को बॉन्ड करने में आसानी होती है, और फिर बॉन्डिंग एजेंट अप्लाई करते हैं जो कि ग्लू की तरह काम करता है रेजिन को चिपकाने में, ठीक है। तो हम केमिकली एक्टिवेटेड में क्या करते हैं, हम दोनों पेस्ट को मिक्स करते हैं, उसके बाद मिक्सिंग पैड पे डालते हैं, मिक्स करते हैं 30 सेकेंड्स के लिए स्पैचुला से, और रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, उसको हम कैविटी में भर देते हैं, अडेप्ट कर देते हैं, कुछ भी नहीं करना होता। डिसएडवांटेज क्या है? वर्किंग टाइम कम होता है, एयर इंक्लूड हो सकती है, और पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज सेंटर की तरफ है तो मार्जिनल लीकेज हो सकती है साइड से, ठीक है। अब है लाइट क्योर। तो लाइट क्योर में हम कैसे मैनिपुलेट करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं शेड सिलेक्शन, तो जो भी हमारा दांत है उसके हिसाब से हम शेड देखेंगे कि कौन सा मैच हो रहा है। कैविटी प्रिपरेशन करेंगे, एसिड एचिंग करेंगे, एसिड एचिंग से हमारे कैविटी के मार्जिन थोड़े से ऐसे रफ़ हो जाते हैं, तो हम उसमें ये एक जेल डालते हैं, 15 सेकेंड रखते हैं, उसको धो देते हैं, ठीक है। फिर उसको ड्राई करते हैं कैविटी को, फिर हम एक डालते हैं बॉन्डिंग एजेंट ऐसे ग्लू जैसा होता है, वो डालेंगे, और वो रेज़िन होता है, उसमें कुछ ऐसा बहुत अलग नहीं होता है, अनफिल्ड रेज़िन होता है जिसमें फिलर पार्टिकल्स नहीं हो, तो इसको भी हम लाइट से ही पॉलीमराइज़ करते हैं। फिर हम इसको कंपोजिट रेज़िन ऐसे लेयर बाय लेयर फिल इन करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि एक लेयर फिर दूसरी लेयर फिर तीसरी लेयर, ऐसे एक लेयर को डाल के हम क्योर करते जाते हैं और पूरी कैविटी को भर देते हैं। अब आगे देखते हैं कि लाइट एक्टिवेटेड के लिए हम लैम्प्स कौन से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यूवी क्योर्ड कंपोजिट्स यूज़ करते थे जिसमें यूवी लाइट यूज़ होती थी 360 नैनोमीटर्स की, ठीक है। अब हम इसके लिए विजिबल लाइट क्योर्ड कंपोजिट यूज़ करते हैं जिसके लिए लाइट का रेंज है 460 टू 475 नैनोमीटर्स। उसके बाद इसके सोर्सेज क्या हैं? तो प्लाज्मा लैम्प है, लाइट एमिटिंग डायोड है, क्वार्ट्ज टंगस्टन हैलोजन लैम्प है, आर्गन लेज़र लैम्प है। आर्गन लेज़र लैम्प हम यूज़ करते हैं, सबसे हाईएस्ट ये यूज़ होता है क्योंकि ये एग्जैक्ट वेवलेंथ देता है 490 नैनोमीटर्स की, ठीक है। उसके अलावा हमको एक्सपोजर टाइम 40 टू 60 सेकेंड्स का रखना चाहिए, और रेजिन थिकनेस 2 टू 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एसिड एचिंग क्या होती है? ठीक है, तो ये यूज़ होता है मार्जिनल सील रेजिन और इनामिल के बीच में बढ़ाने के लिए। तो ये मेरी कैविटी है, यहाँ पे रेजिन चिपका रहे, इसके लिए हम एसिड एचिंग करते हैं। मोड ऑफ सप्लाई क्या है? कलर्ड जेल आता है, जनरली ब्लू कलर का होता है। कॉम्पोजिशन होता है 37% फॉस्फोरिक एसिड होता है, ये बस एक जेल आता है, उसको हम अप्लाई करते हैं। अगर इससे मैं दिखाऊँ तो एक जेल आएगा, उसको मैं अप्लाई करूँगी ऐसे, फिर इसको 15 सेकेंड रखेंगे, पानी से धो देंगे। 15 सेकेंड रख के पानी से धोने के बाद मेरे इनामल का सरफेस कुछ ऐसा ऐसा रफ सा दिखेगा, तो उसका माइक्रो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। इनामल में क्या क्रिएट होता है? माइक्रो टैग्स, ये छोटे छोटे से सरफेस में इरप्शंस, और मैक्रो टैग्स, ठीक है। इनका क्या होता है? ये माइक्रो पोरोसिटीज़ क्रिएट करते हैं इनामल पे, और इसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो रेजिन की बाइंडिंग ईजी हो जाती है, और सरफेस एनर्जी भी बढ़ जाती है। तो सरफेस एनर्जी बढ़ने से किन्हीं भी दो चीज़ों को स्टिक करना ईजी रहता है, ठीक है। जब रेजिन को जब रेजिन इसमें पेनिट्रेट करता है माइक्रो पोरोसिटी में, तो ये टैग्स उसका मैकेनिकल रिटेंशन प्रोवाइड करते हैं रेजिन को, क्योंकि रेजिन हाइड्रोफोबिक होता है, तो हमको उस, और इनामल और डेंटिन कहीं ना कहीं वाटरी उनमें कंसिस्टेंसी होती है, तो उसके लिए हमको अच्छी बॉन्डिंग चाहिए होती है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ एच्ड इनामल का हमको मिल जाता है 16 मेगापास्कल से 22 मेगापास्कल तक का,
और पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज को ओवरकम करने के लिए हमको 7 मेगापास्कल के ऊपर का बॉन्ड स्ट्रेंथ चाहिए होता है। फिर आता है बॉन्डिंग एजेंट, जो इसके बाद का हम स्टेप यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि एनामल और डेंटिन दोनों में कहीं ना कहीं वाटर होता है और हमारे रेजिन हाइड्रोफोबिक होता है, तो वो चीज़ ओवरकम करने के लिए हम बॉन्डिंग एजेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वेटेबिलिटी बढ़ाता है एच एनामल की। और ये कुछ नहीं होता, अनफिल्ड रेजिन होता है। इसके अलावा डेंटिन में इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है कि डेंटिन में डेंटाइनल फ्लूइड भी होता है। ठीक है, और वो पल्प को, क्योंकि अगर हम डेंटिन को एच करेंगे तो वो पल्प को इंजरी भी कॉज कर सकता है। तो हमारे डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट्स कौन से रहे, इसके बहुत सारी जनरेशन्स आई हैं। फर्स्ट जनरेशन में हम 2 चीज़ें यूज़ करते थे, एजेंट और एडीज़िव। ठीक है, लेकिन इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम थी। सेकेंड जनरेशन में हम 2 चीज़ें यूज़ करते थे, लेकिन ये बहुत कम समय के लिए एडिशन प्रोवाइड करता था। इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हुई, लेकिन एडिशन शॉर्ट लिव था। फिर हमने थर्ड जनरेशन लाई, जिसमें हम प्राइमर डाला प्लस कंडीशनर भी डाला। तो इससे बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ी, लॉन्ग लिव भी था, लेकिन इसमें बहुत सारे स्टेप्स आ गए। तो फिर हमने फोर्थ जनरेशन में प्राइमर और कंडीशनर को मिक्स कर दिया, केवल प्राइमर रखा और इसको सारे सरफेस पे लगा सकते थे। ठीक है, तो इससे स्टेप्स कम हुए, लेकिन अभी भी हम इसको काम को और कम करना चाहते थे, तो हमने एजेंट और बॉन्डिंग एजेंट लाया, जो कि अभी हम यूज़ करते हैं।